हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और हम एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण विकास हमारा जो सिलेबस में है, तो उस सिलेबस से हम आज एक ये योजना देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो ये हम आर्थिक सर्वेक्षण जो आ चुका है ना, उसका डेटा भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे और अलग से भी हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, है ना। लेकिन आज के इस वीडियो में स्पेशली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में जो भी डेटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है, वो भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे लाइक लाइक बोलती हूँ, सॉरी, मतलब कमेंट्स वगैरह करते रहिएगा वीडियो में, ताकि मुझे समझ में आता रहेगा कि मैं सही तरीके से पढ़ा पा रही हूँ या नहीं पढ़ा पा रही हूँ। क्योंकि समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, है ना। कमेंट करते रहिएगा जी। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 20 नवंबर 2016 को, और छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिवेदन में इस योजना की का क्रियान्वयन तिथि 1 अप्रैल 2016 दिया गया है। ठीक है। पूर्व नाम इसका क्या है? इसका पहले का नाम था इंदिरा आवास योजना। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बेघर परिवारों और कच्चे व जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना। तो जिनके घर नहीं है, जो बेघर हैं और जिनके कच्चे के मकान हैं, जो टूटे फूटे हैं, है ना, तो ऐसे परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक अच्छा और एक पक्का घर उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2028-29, ये हम मैंने स्लाइड में भी ऐड किया है आर्थिक सर्वेक्षण के, तो वो भी हम साथ में देखेंगे, इसके बाद वाले स्लाइड्स में है। ठीक है, ये तो बुक है ना, ये पिकासो की बुक है। तो वो उसके साथ साथ इसमें कुछ जो डेटा यहाँ पे कम पुराने जो डेटा है ना, उसको हम अवॉइड करेंगे, और जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो प्रतिवेदन आई हुई है, तो उसको हम देखेंगे। तो 2028-29 तक 3.32 करोड़ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 3.21 करोड़ को मंजूरी मिली है। पूर्व में 31 मार्च 2024 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के पर्पस में क्या है? छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रदेश के 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों को पीएम आवास की स्वीकृति मिल गई है। 2024-25 में 8.46 लाख से अधिक आवास निर्माण का लक्ष्य है। यहाँ पे वित्त पोषण कैसे किया जाता है? सामान्य राज्य में, जो सामान्य राज्य है ना, उसमें से 60% केंद्र का और 40% राज्य का दिया जाता है। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, वहां पे वहां पे केंद्र सरकार की तरफ से 90%, सॉरी 90, और हाँ मतलब 90 और 10% राज्य की तरफ से रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखें। इस तरह से वित्त पोषण होता है ना, वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना की जो राशि है वो किस तरह से आवंटित होता है? तो पीएम आवास की तरफ से सामान्य क्षेत्र में, जो सामान्य क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वहां पे 1.20 लाख रुपए का प्रावधान है। और आईएपी यानी कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लेन प्लान, ये प्लान होना चाहिए, है ना, जिला व पर्वतीय क्षेत्र में 1.30 लाख रुपए का अ, ये राशि दी जाती है। और मनरेगा से, है ना, मनरेगा मनरेगा जो योजना चल रही है ना, उसकी तरफ से मनरेगा योजना के अंतर्गत, है ना, 90 दिन की मजदूरी मिलती है। और 90 दिन की मजदूरी सामान्य क्षेत्र में, और 95 दिन की मजदूरी मिलती है कब, किसमें, कहाँ पे? तो जिला व पर्वतीय क्षेत्र में, जो इंटीग्रेटेड, मतलब जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां हैं, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे 95 दिन की मजदूरी। शौचालय के लिए 12,000 रुपए, और इस तरफ भी ना 12,000 रुपए है। अधिकतम कितनी, छत्तीसगढ़ में ना ये अधिकतम 1.47 लाख रुपीज सामान्य क्षेत्र के लिए है, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपीज है।
ठीक है, इस तरह से योजना की जो राशि है ये आवंटित होती है। अगला देखते हैं। अगला है घरों का न्यूनतम आकार। तो जो ये पीएम आवास योजना है ना, ये इसमें घरों का आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ उसकी भी क्राइटेरिया है घर की। 25 वर्ग मीटर, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र यानी कि रसोई का कमरा शामिल है। ठीक है, तो इसमें इसकी जो क्राइटेरिया है पीएम आवास की जो क्राइटेरिया है, उसमें 25 वर्ग मीटर का घर होना चाहिए, जिसमें एक रसोई घर शामिल होना चाहिए। जरूरी है रसोई घर। ठीक है, लाभार्थियों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये हम पहचान कर सकते हैं लाभार्थियों की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। ठीक है, ये सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 के मापदंडों का उपयोग करके की जाती है और ग्राम सभाओं द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है। आपने वो मूवी नहीं, सॉरी, वेब सीरीज आपने देखी है क्या, पंचायत, जो अमेजॉन प्राइम में आती थी, है ना, अभी भी है शायद, है ना। तो वो उस पे आपने देखा होगा, जो सचिव है वो अपने अपने जो उसका जो सचिव का जो क्षेत्र था, गांव, है ना, वहां पे वो एक एक परिवार होता है, जहाँ पे बीवी बच्चे और अ, मतलब हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड की माँ और मतलब हस्बैंड वाइफ के बच्चे रहते थे। तो जो बुढ़िया रहती है, मतलब दादी अम्मा, वो ऐसा प्रिटेंड करती है ना कि ये बहू बेटे मेरे को सताते हैं और ये सब। तो उसको घर चाहिए था, एक नया घर, सरकार की तरफ से, है ना। तो इसी तरह का वहां पे जांच पड़ताल होता है। तो फिर वो सचिव वहां पे वो जा करके इंक्वायरी वगैरह करता है, देखता है कि उसको झोपड़ी में रखे हुए हैं, वो खुद खाना पका रही है, खा रही है। तो इस तरह से तो यहाँ पे भी जो कुछ मापदंड है ना, ये सचिव का काम होता है वहां पे, जो उस योजना का, क्या कहना चाहिए, देख रेख करने वाला पंचायत का प्रधान। तो वो उसको पता होना चाहिए, और सचिव को पता होना चाहिए कि कौन कौन से मापदंड हैं, और किस तरह से एक परिवार को, है ना, वो सत्यापित किया जा सकता है ये योजना का लाभ उठाने के लिए। तो उस मूवी से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। ठीक है, राशि का भुगतान 4 किस्तों में होता है ना। अ, सामान्य क्षेत्र में अगर वो योजना स्टार्ट हो गई है तो, है ना, अगर वो योजना स्टार्ट हो गई है तो सामान्य क्षेत्रों में 4 किस्तों में उस राशि का भुगतान किया जाएगा। पहले तो दिया जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, और सामान्य क्षेत्रों में, है ना, और पहाड़ी क्षेत्रों में 25,000 रुपए पहली किश्त। और उसके बाद जब काम स्टार्ट हो गया है तो पहली किश्त के बाद 15,000 के बाद फिर आएगा कितना, 45,000 रुपए। और पहाड़ी क्षेत्रों में भी 45,000 रुपए। उसके बाद फिर 45,000 रुपए, फिर 45,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए। तो इस तरह से सामान्य क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की राशि भुगतान की जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगला नोट यहाँ पे दिया हुआ है। स्थायी आवास बनाने के लिए लाभार्थी को 3% ब्याज दर पर 70,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है, और अधिकतम मूल राशि 2 लाख रुपए के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो जो स्थायी निवासी बनाने के लिए लाभार्थी, तो जो लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उठाते हैं, उनको 3%, मतलब अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, मतलब वो, ये तो नॉर्मल 25 वर्ग मीटर का जो घर बनेगा ही बनेगा, है ना। ये सरकार की योजना है 25 वर्ग मीटर की। ठीक है, तो ये इसके अलावा वो थोड़ा सा और बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनको 3% के हिसाब से 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, और अधिकतम मूल राशि 2 लाख के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, सब्सिडी दी जाती है 2 लाख रुपए। अगला है
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु अपात्र परिवार, कौन से ऐसे परिवार हैं जो अपात्र हैं इस योजना के लिए? अ, चलिए देखते हैं। पक्का मकान वाले परिवार, जो परिवार जिसके पास ऑलरेडी पक्का का मकान है वो इस योजना के अंतर्गत नहीं आते, वो अपात्र होते हैं। पक्की छत या पक्की दीवार वाले घरों में रहने वाले सभी परिवारों और दो से अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को इससे बाहर रखा गया है। सिंपल है। स्वचालित बहिष्करण, जो ऑटोमेटिकली, मतलब स्वचालित बहिष्करण का मतलब, अगर जिसके पास ये इतनी सारी जो कंडीशंस हैं, ये अगर ऑलरेडी हैं, तो ऐसे ऑटोमेटिकली इस योजना से बाहर हो जाते हैं। जिसके पास मोटर युक्त दो पहिया, तीन पहिया या चौपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव है, ये ऑटोमेटिकली इस योजना के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण है, वो भी ये इस योजना के लिए अपात्र है। 50,000 अधिक ऋण सीमा केसीसी किसान, तो जिनके पास 50,000 रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड है ना, तो मतलब 50,000 से अधिक ऋण वाली जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, अगर किसी के पास है तो वो भी अपात्र होंगे। परिवार का कोई एक सरकारी कर्मचारी हो तो भी अपात्र हैं। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, तो भी ये अपात्र होंगे। जो आयकर देता है वो भी अपात्र होगा। परिवार का कोई भी सदस्य जिसकी मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक हो तो वो भी अपात्र है। व्यवसाय कर देने वाले, जिसके पास रेफ्रिजरेटर हो, जिनके पास लैंडलाइन फोन हो, वो भी अपात्र होंगे। और 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तो वो भी अपात्र होंगे। और दो या अधिक फसल मौसमों में 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला, कम से कम 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि का स्वामित्व या तथा कम से कम एक सिंचाई उपकरण होना, तो ऐसे भी परिवार जो हैं वो अपात्र होंगे इस योजना के लिए। योजना के अंतर्गत बजट अनुदान का केंद्रीय स्तर 5% निधियां आरक्षित रखी गई हैं। इसमें से प्राकृतिक आपदा, हिंसा और विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना स्वीकृत की जाती है। तो ये जो योजना चल रही है ना, इस योजना के अंतर्गत केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से 5% की ऐसी निधि रखी गई है, ऐसा मतलब 5% अलग से ये आरक्षित करके रखा गया है, जिसमें प्राकृतिक आपदा, जो बाढ़, भूकंप और ये सब जो चीजें हैं ना, प्राकृतिक आपदा, हिंसा से संबंधित या विधि विधि व्यवस्था, यानी कि जो कानूनी तरह से कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अ, अब है ना, जो माँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या डिस्प्यूट वाली जो जमीन होती है, जो मतलब दो भाई हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है जमीन का, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, तो उस तरह से कुछ कुछ विधि व्यवस्था का वही मतलब है, जो कानूनी तौर पर अ, बेघर हो चुके होते हैं। तो ऐसे संबंधित समस्याओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए, उनके लिए घर, उनको परमानेंटली बसाने के लिए, उनके लिए घर बनाने के लिए ये परियोजना स्वीकृत की गई है। तो ये एक तरह का 5% जो है इमरजेंसी के लिए कह सकते हैं, है ना। इमरजेंसी के लिए 5% ये बजट रखा गया है अलग से। ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रगति, अ, ये हम नया नया वाला डेटा देखेंगे। ठीक है, हम स्लाइड अगला मैंने रखा हुआ है, इसको स्किप कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अगला देखते हैं। कहाँ गया? अगला देखते हैं, पात्र परिवार। इस योजना के अंतर्गत कौन से परिवार हैं जो पात्र हैं? स्वतः शामिल परिवार। स्वतः शामिल परिवार का मतलब जो मतलब जो जो पर्पस है ना, ऑलरेडी जो उसका पर्पस है ना, तो ऐसे परिवार जो ऑलरेडी इस मतलब योजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कच्चे मकान वाले परिवार। ठीक है। और शून्य कमरे वाले परिवार।
और सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल। तो ये 7 वंचन सूचकांक में शामिल। 7 वंचन क्या है? 7 वंचन सूचकांक क्या है? मतलब इस योजना के इस योजना के तहत मतलब क्या कहना चाहिए कि एक तरह का इंडेक्स क्राइटेरियाज कह सकते हैं, है ना? एक तरह का इंडेक्स या सूचकांक बनाया जाता है ना? जिससे परिवारों की पहचान जो परिवारों की पहचान के लिए होता है ना? तो इस योजना के तहत क्या घर बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है ना? और ये जो सूचकांक है, ये 7 वंचन सूचकांक, ये SECC जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना है ना, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये 7 वंचन सूचकांक क्या है दरअसल? ठीक है, तो ये 7 वंचन सूचकांक में क्या आते हैं? पहला तो एक आप ये समझिए, पहला तो कच्चे मकान, है ना? कच्चे मकान हो गया, और श्रम आधारित जीविका, आजीविका, है ना? जो श्रम करते हैं, और मजदूरी, है ना? और महिला मुखिया वाला परिवार, जिसमें महिला मुखिया हो, ठीक है? महिला मुखिया। और फिर विकलांग मुखिया वाला परिवार, विकलांग मुखिया, विकलांग मुखिया वाला परिवार। इसके अलावा ST SC परिवार, है ना? SC ST परिवार। इसके अलावा भूमिहीन परिवार, भूमिहीन परिवार। और इसके अलावा जिसमें जो पुरुष है, मतलब जो अगर उस परिवार में कोई पुरुष है, वो साक्षर ना हो, है ना? बिना साक्षर वाला पुरुष, मतलब परिवार, बिना मतलब साक्षर वयस्क पुरुष का न होना। परिवार में साक्षर वयस्क, जो वयस्क है, वो वयस्क पुरुष जो साक्षर ना हो, ठीक है? तो ये जो कुछ सूचकांक हैं, 7 सूचकांक, है ना? इन्हीं के आधार पर ये डिसाइड करते हैं, ये पात्र परिवार के बारे में, है ना? तो ये ऐसे सूचकांक, मतलब इन सूचकांकों के जरिए, है ना, मानदंड में सबसे अधिक अंक जिनके अधिक होते हैं, मतलब इन मापदंडों में जिनके अंक अधिक होते हैं, वही इस योजना के अंतर्गत उनको प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है? तो ये जो है, ये SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक, क्या है, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना, ठीक है? इसके आधार पर ये 7 वंचन सूचकांक बनाया जाता है, ठीक है? निर्धारित किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट है जो पात्र परिवार की श्रेणी में आते हैं। एक तो स्वतः शामिल परिवार, शून्य कमरे वाले परिवार, और सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल, जो ये जो सूचकांक है, 7 चीजें जो है ना, ये जो क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। सांसद आदर्श ग्राम, रूर्बन मिशन, मिशन अंत्योदय अंतर्गत चयनित ग्रामों के सभी पात्र एक कमरा, कच्ची छत, कच्ची दीवार वाले परिवार। योजना के अंतर्गत एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हों, तो ग्राम सभा पैरामीटरों के आधार पर प्राथमिकता तय तय करेगी। यानी कि जिन परिवारों का, इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों का अ, आजीविका आजीविकोपार्जन, है ना, मतलब ये कहना चाहिए कि जिनके जो सामान है एक लेवल में है ना, तो किनको प्राथमिकता दी जाएगी? तो सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस बलों के कार्मिकों की विधवाओं और निकट संबंधी परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो पुलिस में है ना, अर्धसैनिक, जो रक्षा से संबंधित वाले परिवार, है ना, ऐसी नौकरी करने वाले, तो उनकी विधवाओं को और निकट संबंधियों के परिवार को प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर पीड़ित हो, या उन्हें HIV या PLHIV संक्रमण हो गया हो, तो ऐसे लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी ऐसे क्राइटेरियाज में।
एकल बालिका वाले परिवार जिनके घर में एक बच्ची है, एक बालिका हो, ऐसे परिवारों को भी प्राथमिकता मिलेगी। सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवारी यानी कि वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2008 के लाभार्थी परिवार, जो यह जो अधिनियम है वन अधिकार अधिनियम 2008, है ना, ऐसे परिवारों को भी ऐसे क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को भी ये योजना का लाभ मिल पाएगा। और तृतीय लिंग यानी कि थर्ड ट्रांसजेंडर, तो उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, अगला है लक्ष्यों का निर्धारण। 60% अनुसूचित जाति जनजाति प्रत्येक राज्य को आवंटित लक्ष्य 60% SC ST के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। 15% अल्पसंख्यक जहां तक संभव हो। कुल निधि का 15% राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के परिवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा और 5% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेगा। तो 60% अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है, ये प्रत्येक राज्य को आवंटित लक्ष्य है। ठीक है, और 15% कुल निधि का, जहां तक संभव हो कुल निधि का जो टोटल अमाउंट है उसका 15% राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, वो क्या अल्पसंख्यक के परिवारों के लिए है, माइनॉरिटी के लिए, और 5% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या हो गया? अच्छा, ओके, ठीक है, ये है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन से मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, मैंने पूरा PDF इसमें मैंने नहीं डाली है। ठीक है, आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये मैंने पूरा PDF नहीं रखा हुआ है। हम इसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं पूरा PDF आप लोगों को शो करूंगी। अभी मैंने बस जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने छोटा छोटा काट करके यहाँ पे क्रॉप करके डाला हुआ है। ठीक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लक्ष्य एवं उद्देश्य वही चीजें हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बुक से पढ़ा था, बुक वाली जो PDF है उससे पढ़ा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है जिसमें केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 60-40 है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मार्च 2024 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है ना, 1 अप्रैल 2016, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, 60-40 और मार्च 2024 तक के सभी सभी के लिए आवास के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर एवं कच्चे मकान में रह रहे गरीबों के लिए, गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मुख्य विशेषताएं क्या है? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस पे। आवास निर्माण के लिए 25 वर्ग मीटर के लिए आवास निर्माण के लिए जो जगह होनी चाहिए वो कितने की होनी चाहिए? 25 वर्ग मीटर। इसमें जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल होगा। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं IAP जिलों में राशि का आवंटन 1.2 लाख रुपए 1.20 लाख प्रावधानित किया गया है। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई आवास सहायता लागत का वहन 60-40 के अनुपात में के आधार पर किया जाता है। सामान्य क्षेत्र में एवं पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों के हितग्राही के आवास निर्माण हेतु राशि 1.20 लाख महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी और शौचालय अनुदान दिया जा रहा है। आई गेस हम लोग बुक में सामान्य क्षेत्र में
2 लाख रुपए पढ़ा हमने, और पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए हमने 1.30 समथिंग कुछ पढ़ा है ना। तो 1.30 लाख रुपए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आप ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सामान्य क्षेत्र एवं पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि 1,20,000 रुपए, महात्मा गांधी 1,20,000 रुपए, ठीक है, 1,20,000 रुपए याद रखिएगा, 1,20,000 रुपए। और महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी और शौचालय अनुदान दिया जा रहा है। ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना SECC 2011 एवं आवास प्लस सूची के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो यहाँ पे ऐसा कोई डेटा दिया नहीं हुआ है प्रतिवेदन में, सिर्फ ये वाला डेटा दिया हुआ है 1.20। अगला देखते हैं। अगला है लाभार्थियों के पंजीकरण पंजीकृत बैंक खातों में सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि FTO के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में लाभार्थियों को समय समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है। पात्र लाभार्थियों की प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत या संबंधित राज्य या क्या लिखा है ये संशोधित, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्वशासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। हमने ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देखा हुआ पढ़ लिया है हमने, है ना। तत्पश्चात सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। यह हमने पढ़ा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है वित्तीय वर्ष 2016-17 से, ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 के सितंबर माह, हाँ ना, तो ये जो भी प्रतिवेदन आया है ना, तो ये सितंबर माह तक का आया हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैं ये इसमें ऐड करना भूल गई वो, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सितंबर माह तक के लिए है। तो ताकि इस योजना के अंतर्गत कुल 20 लाख 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। 2016-17 से वर्ष 2024-25 के सितंबर माह तक योजना के अंतर्गत कुल 20,23,073 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 17,29,586 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 2023-24 एवं 2024-25 हेतु कुल स्वीकृत आवास 17,29,586 के विरुद्ध 10,96,600 59 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, तथा 5,52,943 आवास निर्माणाधीन है। ठीक है, हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर आवास बनाए जा रहे हैं। तो अ, कितना लक्ष्य रखा गया था 2024-25 के सितंबर माह तक? 20,23,073, जिसमें से 17,29,586 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है, और 2016 से लेकर के 2024-25 तक अब तक 17,29,586 में से जो स्वीकृत किए जा चुके हैं, इसमें से 10,96,659 आवास पूरे हो चुके हैं, और 5,52,943 आवास जो हैं ये अभी भी निर्माणाधीन हैं। अगला देखते हैं।
ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये कर्सर कहाँ चला जाता है बार बार। आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है टोटल। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की भौतिक प्रगति। तो ये 2016 से लेकर के 2016-17 से लेकर के 2024-25 तक दिया हुआ है। है ना? तो आप ये यहाँ पे ये याद रखिएगा। ये 2000, मेरे ख्याल से यही वाला डेटा पूछा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये वाला डेटा। यहाँ पे तो शून्य शून्य लिखा हुआ है। ये वाला डेटा है ना, 22-23 वाला। मतलब ये जो 22-23 का जो डेटा है अपना, ये 23-24 में आया था ना। तो ये जो है ये वाला डेटा याद रखिएगा आप, 2024-25 का। तो आवास निर्माण हेतु लक्ष्य यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये आ, 8 कितना लिखा है, 8,46,931। ठीक है, 8,46,931 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, और टोटल ये है ना, 20,23,073। 20 लाख, सॉरी, 2,23,000। इसको 2 लाख ही पढ़ेंगे ना, 2,23,073। सॉरी, 2,02,0373। ठीक है, तो 2 लाख कैसे होगा, 20 लाख। जो भी पढ़ते हैं जी, है ना, इसको मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। आई गेस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ये, है ना। तो जो भी है आप इसको देखिएगा, डेटा तो आपके सामने है ना, इसको जो भी पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे 8,46,931 आवास निर्माण हेतु लक्ष्य रखा गया है, और स्वीकृति कितने की मिली है, 5,53,444 आवासों की स्वीकृति मिली हुई है। स्वीकृति के विरुद्ध स्वीकृति के विरुद्ध भौतिक प्रगति, जिसमें पूर्ण आवास बन चुके हैं कितने, 6, और निर्माणाधीन है कितने, 4,73,454। तो ये टोटल टोटल याद रखने वाली बात मेरे ख्याल से शायद ही होगी। टोटल भी याद रख लीजिएगा, डेटा मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये पीडीएफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक मिनट ना, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, तो लाइट का बड़ा इशू हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वित्तीय प्रगति। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। तो ये भी आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो अमाउंट वगैरह, वित्तीय राशि वगैरह, ये सब मेरे ख्याल से शायद ही पूछेगा कि कितना अमाउंट प्रावधानित है ये सब। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूंगी, ये वाला डेटा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अगला हम ना, इसको भी वो प्रतिवेदन में दिया हुआ था, छोटा सा ही है। इसको भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 25 सितंबर 2023 से प्रारंभ की गई है, जो कि राज्य पोषित परियोजना है। प्रधान सॉरी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में अ, अ, सर्वेक्षण जो आया था 2023 में, 47,090 आवासहीन परिवारों को पक्के आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। ठीक है, तो इनका जो मेन पर्पस है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 आवासहीन परिवारों को पक्के आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत 48,225 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें से 32,958 आवास निर्माणाधीन हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों के हितग्राहियों के लिए राशि 1,20,000 रुपए, और पर्वतीय राज्यों, अच्छा, ओके 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 ओके, है ना, पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईपीए जिलों के हितग्राहियों के लिए राशि
1,30,000 रुपए, 1,30,000 रुपए प्रावधानित किया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये ना जैसे कि वो हमने लास्ट एक दो स्लाइड पीछे हमने जो पढ़ा, वो प्रधानमंत्री आवास योजना में के तहत वो लिखा हुआ था, है ना। अ, हमने पढ़ा था ना से 1,20,000 रुपए और 1,30,000 रुपए ये मैदानी क्षेत्र के लिए, और ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। तो वहां पे तो हमने प्रतिवेदन में ऐसा कुछ देखा नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बट यहाँ पे ना लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत सामान्य एवं मैदानी क्षेत्रों के हितग्राहियों के लिए राशि जो है 1,20,000 रुपए, और पर्वतीय राज्य और दुर्गम क्षेत्रों एवं आईपीएस जिलों के हितग्राहियों के लिए 1,30,000 रुपए प्रावधानित है। तो याद रखिएगा इन दोनों डेटा को भी। ठीक है। हितग्राहियों के आवास निर्माण के प्रगति के आधार पर हितग्राहियों के खाते में किश्त की राशि अंतरित की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं को वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत है। चलिए देखते हैं कैसा निम्नवत दिया हुआ है। कहाँ है ये? कुछ दिक्कत है नेट का? बड़ी परेशानी है जी। चलिए आ गया। नेट का इशू हो गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना की भौतिक प्रगति, अ, वर्ष दिया हुआ है, आवास निर्माण दिए हुए हैं, और स्वीकृति के विरुद्ध भौतिक प्रगति, पूर्ण आवास और निर्माणाधीन आवास। तो सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का टोटल यहाँ पे आवास निर्माण कितना हुआ है? 47,090। और स्वीकृति कितने को मिली थी? 48,225 को मिली थी। और इसमें से कितने निर्माणाधीन है? तो 32,958 निर्माणाधीन है। तो ये टोटल में वही चीजें, वही आंकड़े दिए हुए हैं। और मुख्यमंत्री आवास योजना की वित्तीय प्रगति वर्ष 2023-24, सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का डेटा है। वित्तीय प्रगति के बारे में आवश्यक राशि 588.62। ये ये करोड़ में है कि लाख में है? यहाँ तो दिया नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी जी, है ना। प्राप्त राशि 160, व्यय राशि 156.49। तो यहाँ पे कहीं पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि ये लाख में है कि करोड़ में है। करोड़ में ही होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला। आई गेस यहाँ पे खत्म हो गया है, स्लाइड यहाँ पे समाप्त हो गई अपनी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो जो भी था डेटा मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी, और लिंक भी आपको मैं भेज दूंगी, मतलब लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब चाहें तो मैं धीरे धीरे कंटिन्यू कर रही हूँ, टेलीग्राम में भी एक्टिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो पाता है अकेले में। तो मुझे इस पे ना कमेंट भी कीजिएगा जी, मुझे पता चलेगा कि मैं सही पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको। ना अच्छा बुरा कमेंट जो भी होगा आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, मुझे समझ में आता रहता है, समझ में आएगा इससे। ठीक है, सुधार करना होगा तो भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगला कोई और टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।